नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव से। खालिस्तान मुद्दे पर तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा आतंकियों को पनाह देता है। साथ ही कहा कि भारत ने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत करा दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों को ऑपरेट करने की जगह दी गई है। कनाडा का रवैया आतंकियों और चरमपंथियों के प्रति नरमी भरा है। What he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific, they would like us to look into. In the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. क्या जस्टिन ट्रूडो के सुर कुछ नरम पड़ गए हैं? ट्रूडो का कहना है कि भारत एक महाशक्ति है, इसलिए उसकी एक अहम भूमिका है, लेकिन निज्जर की हत्या की जांच में उसे सहयोग करना होगा। Last number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में जस्टिन ट्रूडो के सुर बहुत बदले नहीं लगते हैं। उनका साफ कहना है कि भारतीय एजेंट के खिलाफ पुख्ता आरोप हैं। That they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. हालांकि भारत कहता रहा है कि निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं, न ऐसी हरकतें भारत की नीति हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर ये बात बहुत साफ ढंग से कही। What he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific, they would like us to look into. ट्रूडो के बयान ने साफ तौर पर एक कूटनीतिक संकट पैदा कर दिया है। भारत कनाडा के संबंधों पर इसका साया है। इस मोड़ पर अब ट्रूडो सतर्क और नरम भी नजर आते हैं। उनका कहना है कि भारत एक महाशक्ति है और उसकी एक बड़ी भूमिका है। India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. सवाल है, ट्रूडो का रुख इस मोड़ पर क्यों बदला दिख रहा है? इसका वास्ता या तो ठोस सबूतों के अभाव से हो सकता है या फिर ट्रूडो की घटती लोकप्रियता से। 2021 में ट्रूडो की लोकप्रियता 40% थी, जो घटकर 27% रह गई है, जबकि उनके विपक्ष नेता पियर पोलिवेयर की लोकप्रियता बढ़कर 37% हो चुकी है। साफ तौर पर कनाडा को भी एहसास है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना उसके हित में नहीं होगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे ऑटो ड्राइवर पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसने बच्ची की जानकारी पुलिस को नहीं दी। लेकिन सवाल है कि क्या जिन लोगों के दरवाजे तक बच्ची मदद मांगने पहुंची, उन पर भी मामला दर्ज होगा? क्या कहता है कानून? देखिए अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई पछतावा है इस बात को? पछतावा क्या था, मैंने तो कल से सुन के हमारा दिमाग ही खराब हो गया भाऊ जी। क्या बताऊं मैं, क्या कर सकता मैं इसके विषय में। मैंने तो कोई बच्चे को सिखाया नहीं था सर, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। खुद उसके पिता रोते हुए कह रहे हैं, बेटे ने अपराध किया तो मौत की सजा दो। बहुत ही ज्यादा गलत हुआ ये तो, कि
बेकार काम हुआ ये तो बहुत, ये तो कोई भी हुआ, इसको तो सजा मिलना चाहिए। इसको तो क्या सजा मिली? उसको सिवा मौत के सिवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होना चाहिए ना बाबू जी। वैसे आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सुबह लगभग 6 बजे उज्जैन की इस कॉलोनी में डरी सहमी 15 साल की बच्ची लड़खड़ाते चलती दिखी। आधे शरीर पर कपड़ा नहीं था, मदद मांग रही थी। दरवाजे पर खड़ा कोई शख्स उसकी मदद नहीं करता। पता चला है कि बलात्कार के 2 घंटे बाद वो 500 से ज्यादा घरों, ढाबे और एक टोल नाके से होकर गुजरी। घर से वो स्कूल स्कॉलरशिप की परीक्षा देने निकली थी। यूपी की सीमा से सटे जिले से क्षिप्रा एक्सप्रेस पकड़कर बच्ची ने लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। देर रात उज्जैन में ट्रेन से उतरने के बाद 3 ऑटो में वो बैठी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, ऑटो जब्त कर लिया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। रेलवे स्टेशन के बाहर पूछताछ में पता चला कि आरोपी ही बच्ची को लेकर के गया है। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन जीवन खेड़ी के आसपास मिली। उसके ऑटो पर अर्जुन लिखा था। एसआईटी ने जब सख्ती से पूछा तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन की टीम में शिमाल पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगभग 30-35 लोगों को लगाया और साइबर के सारे अधिकारी और कर्मचारी उसमें लग गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उसमें अपनी महती भूमिका निभाई और 3-4 दिनों में कोई भी सोए नहीं है। सभी अधिकारियों ने उसको साइबर के से और फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हो पाई और उसने भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागे और उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो जीवन खेड़ी के पास एक सीमेंटेड रोड है जो लगभग 1.25 फुट ऊपर है उससे रोड अपने खेत की भूमि से, तो उससे वो टकरा गया। आरोपी के खिलाफ हिरासत से भागने के आरोप में भी मामला दर्ज होगा। वैसे उज्जैन के 2 अलग अलग थानों में उसके खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एक और ऑटो ड्राइवर राकेश मालवीय पर मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसके ऑटो में भी पीड़ित बैठी थी, लेकिन उसने घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन सवाल है, जिन 500 घरों के सामने से पीड़ित गुजरी, जिन लोगों से मदद मांगी, क्या उन पर भी मामला दर्ज होगा? पॉक्सो एक्ट की धारा 21 साफ कहती है कि जो इस तरह के अपराध होने की रिपोर्ट को दर्ज करने में विफल रहता है उसे 6 महीने से 1 साल तक का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। एक ऑटो चालक द्वारा ये जानते बूझते पुलिस को सूचना नहीं दी है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अन्य व्यक्तियों के बारे में जो आपने पूछा है उसमें वीडियो फुटेज का अध्ययन किया जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने जाते हुए देखा है और उनका वीडियो फुटेज में स्पष्ट ये चीज़ आती है कि उनके द्वारा मदद नहीं की और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, तो उसकी जानकारी एकत्र करके अगर ऐसा संभव होता है और हमें साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वैसे मुर्दा शहर में कुछ लोग जिंदा भी मिले। एक साधु जिसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, 2 पुलिस वाले जिन्होंने बच्ची को रक्तदान दिया और केस सुलझाने वाले थानेदार जो बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। हम तुरंत हमारी ड्यूटी छोड़कर वहां पहुंचे और हमने वहां पे उनको ब्लड मतलब कि डोनेट किया। वो भी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी उसे। राष्ट्रपति महोदय के इंतजाम ड्यूटी में लगे थे सर। माननीय रक्षित निरीक्षक महोदय जी का आदेश के अनुसार सर हमको पता चला और सर हम सबसे पहले दोनों आगे आए और ब्लड देने सर हॉस्पिटल में पहुंचे सर। मैंने बच्ची को जिस हालात में देखा और जब मैं बच्ची को मेडिकल कराने ले गया और वहाँ डॉक्टर का एग्जामिन करने के दौरान जो उसकी चीखें सुनी तो मेरा मन द्रवित हो गया। यहाँ से मेरे मन में आया कि मैं इस बच्ची के लिए ज़रूर कुछ करूँगा और बाबा महाकाल से भी मैंने ये प्रार्थना की, बाबा मेरे संकल्प को पूरा कराना। उधर पीड़ित की हालत अभी भी खराब है। उसे इंदौर के दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। कई डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। मुर्दा लोगों के शहर में कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले जिंदा मिले। उन दरवाजों में जान होती तो वो खुद ब खुद खुल जाते बच्ची की मदद के लिए, क्योंकि जिन्हें हम जिंदा मानते हैं वो तो मुर्दा की तरह खड़े रहे। पॉक्सो के तहत ये अपराध है। उम्मीद करते हैं उन मुर्दा लोगों को सजा मिलेगी जिससे जिंदा नजीर बन सके। उज्जैन से अपने सहयोगी ललित और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद
INDIA गठबंधन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। खेड़ा को ड्रग्स मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो INDIA गठबंधन के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, वो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात दूंगा और मैं बेंगलुरु पे था, बेंगलुरु से इधर आने के बाद इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजा है, जिसके बाद रोहित पवार ने शिंदे सरकार पर बदले की भावना के तहत की कार्रवाई करार दिया है। रोहित पवार बारामती एग्रो कंपनी के CEO हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो मुश्किल में पड़ रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजकर कंपनी के आधे हिस्से को 72 घंटे के भीतर बंद करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक नियमों की अनदेखी की वजह से प्रदूषण बोर्ड ने नोटिस भेजा है। रोहित पवार ने एक्स पर लिखकर आरोप लगाया कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। रोहित पवार ने एक्स पर लिखा कि राज्य के दो बड़े नेताओं के कहने पर मेरी कंपनी को रात 2 बजे राज्य के निगम के जरिए नोटिस भेजी गई। बारामती एग्रो की शुरुआत 1988 में शरद पवार के भाई अप्पा साहेब पवार ने की थी। मुख्य तौर पर कंपनी कृषि संबंधित उत्पादों और चीनी क्षेत्र में काम करती है। एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार रोहित पवार को आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित पवार शिंदे सरकार पर कड़े हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उधर बारामती एग्रो की नोटिस पर रोहित पवार के आरोप को उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने खारिज किया है। अजित पवार गुट के नेता समीर भुजबल भी कह रहे हैं कि लोगों की सहानुभूती मिले, इसलिए रोहित पवार ये आरोप लगा रहे हैं। सरकार कुठलेही आकाश बुद्धीने करत नाही, त्यामुळे जे काय असेल मला त्याची माहिती नहीं, त्यामुळे मी बोलणार नाही। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ राजनीतिक कुछ होगा, क्योंकि अगर नोटिस भेजी जाए तो नोटिस तो इनकम टैक्स की हो या CBI की हो, ED की हो, जो जिस चीज़ की नोटिस जाती है वो नोटिस में क्या रहता है कि कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बाबा ये अनियमितता आपके यहाँ हुई है या नहीं हुई है। तो ये अगर पूछने का अगर जिम्मेदारी अगर कोई संस्था करती है तो वो करनी चाहिए। बदले की राजनीति का आरोप विपक्ष का वो हथियार है जो कि वो आजकल आए दिन चल देता है। ऐसे में शरद पवार के पोते रोहित पवार पीछे कैसे रहते? बस अब सवाल इतना ही है, जब खुद के गिरेबान में झांकने का वक्त आएगा तब क्या होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शुक्रवार को भीषण बम धमाका हुआ। मस्तुंग इलाके में हुए इस बम धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका मस्तुंग शहर की मदीना मस्जिद के पास हुआ, जहां ईद उल मिलाद उल नबी के जश्न के लिए जमा हुए थे। मस्तुंग शहर में हुआ ये आत्मघाती हमला था।
सेंसर बोर्ड एक बार फिर से विवादों में है। दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता विशाल ने सीबीएफसी पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। विशाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पहले स्क्रीनिंग और फिर सर्टिफिकेशन के लिए पैसे देने का दावा भी किया है। विशाल के इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जहां जांच के आदेश दिए हैं, वहीं फिल्म निर्माण से जुड़ी IFTDA और IMPA ने CBI जांच की मांग की है। 6.5 लाख मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ। फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अभिनेता को सेंसर बोर्ड से अपनी नई फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी संस्करण को पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। तमिल फिल्मों के एक्शन हीरो विशाल ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर मुंबई केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर यह गंभीर आरोप लगाया है। पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ नॉर्थ इंडिया में। लेकिन ये दुखी की बात है, इफ दिस इज द केस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, आई रियली रिक्वेस्ट the higher officials to look into this matter. जब मेरे लिए एक्टर को ऐसे हालत है तो दूसरा प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होगा, वही सोच मेरे दिमाग में है। अभिनेता विशाल ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि 2 लोगों के नाम और बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी है। एक पर 3 लाख और एक पर 3.5 लाख देने का दावा किया है। विशाल के इस आरोप के बाद अब मुंबई में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन और इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने मामले में CBI जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि इफ्टिडा की तरफ से और मैं इम्पा की तरफ से ये हम मांग करते हैं कि इसकी एक CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। इसलिए विशाल जो है वो एक्यूज कर रहा है, ये एलिगेशंस लगा रहा है। अगर ये बात सही है, कोई इन्वॉल्व अगर है, तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, हायर लेवल पे इंक्वायरी नहीं होगी, हम CBI इंक्वायरी इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर कोई लोग अंदर इन्वॉल्व हैं वो भी इंक्वायरी के अंदर आने चाहिए। इस मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जांच का आदेश देते हुए बयान जारी किया है कि CBFC में भ्रष्टाचार का मुद्दा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को आज ही जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया है। गौरतलब है, सेंसर बोर्ड पर इसके पहले भी रिश्वत मांगने का आरोप लग चुका है। साल 2014 में सेंसर बोर्ड के तत्कालीन CEO राकेश कुमार और अन्य को CBI ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि खुद इफ्टा और इम्पैक्ट का मानना है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना के बराबर है। बहरहाल अभी जो दोनों नाम आए हैं वो सीधे सेंसर बोर्ड से जुड़े नहीं है, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि बिना किसी सेंसर बोर्ड के अधिकारी से मिली भगत के बिना वो दोनों इस तरह का काम कर सके। इसके लिए मांग की जा रही है कि इसकी CBI जांच हो, क्योंकि जो आरोप है बहुत ही संगीन है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्रदूषण का सीजन आने वाला है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान घोषित किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक ऐसे प्रयासों के चलते पिछले सालों में प्रदूषण 30% कम हुआ है, जबकि विपक्षी बीजेपी इस एक्शन प्लान पर सवाल उठा रही है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में ठंड आने वाली है और ठंड में ही सबसे पहले प्रदूषण बढ़ता है। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट के एक्शन प्लान की घोषणा की। इस प्लान के तहत सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 13 इलाकों की पहचान की गई है, जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। इनके लिए अलग से प्लान बनाया गया है। पिछले साल हॉटस्पॉट की संख्या 10 थी। वाहनों से प्रदूषण रोकने और PUC की जांच और अनुपालन के लिए 385 टीम बनाई गई हैं। कारखानों का प्रदूषण रोकने के लिए 66 टीम बनाई गई हैं, ताकि उद्योग अधिक प्रदूषण वाले ईंधन का इस्तेमाल ना करें। दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है।
तो बाहर के आसपास के स्टेट से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो सीएनजी के ऊपर करें। दिल्ली में आसपास के जो एरियाज़ हैं, दिल्ली के एनसीआर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी में शिफ्ट किया जाए। ईंट भट्टे वाले जो हैं, ईंट भट्टे को जिगजैग टेक्निक होती है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, उस पर शिफ्ट किया जाए। 24 घंटे बिजली अगर होगी एनसीआर में तो डीजल जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी किए जाएँ। पराली के प्रदूषण को लेकर जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 30% कमी आई और इस बार इसमें और कमी की उम्मीद है। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% पिछले उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन विपक्षी बीजेपी पूरे प्लान पर सवाल उठा रही है। उनके पिछले वर्ष का विंटर प्लान, एक्शन प्लान अरविंद केजरीवाल का विंटर एक्शन प्लान कॉपी पेस्ट है। उन्होंने दावा किया कि हमने प्रदूषण के हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं। उठाइए पिछले वर्ष के एक्शन प्लान, हूबहू वही हॉट स्पॉट। दिल्ली में ठंड के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है, साथ में हवा के चलने की गति भी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। साथ में पराली का प्रदूषण भी इसमें शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हालात काफी खराब हो जाते हैं। अब इन दोनों मोर्चों में से यानी कि मौसम या पराली के मोर्चों में से किसी एक पर भी राहत मिले तो काफी हालात बेहतर हो जाते हैं। इसलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में हर बार की तरह इस साल भी मौसम और पराली दोनों पर ही नजर बनी रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।